बात करने जा रहे हैं कि ये वाला जो आपके पास 3 है, इस 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रो हमारे पास नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो इसी ठीक है। जगह आपके पास मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं, तो ये रो रिप्लेस हो जाएगी आपकी इस तरह से। ये 3, 12, 6 याद रखना, 3, 12 ठीक है एंड सर। 3, 12 एंड 6। और जब हमने 3 से उसे मल्टीप्लाई किया तो तो यहाँ आ गया, 1 और वो 12 था तो 4 4 था, और लास्ट और 2। 2 आ गया। अब हमें इस ये वाली जो टर्म है 3, 12 एंड 14, इसको 0 बनाना है। ठीक, तो इसका मतलब है कि तो -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। जी। तो ये थी आपके पास, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 से, तो 0 -3, अगला क्या आ जाएगा -3 के बाद -12, -12 और लास्ट टाइम क्या आएगा आपके पास -6। -6। तो अब -6 जब हम इसे ऐड करेंगे टर्म में, तो आपके पास यहाँ पर नई टर्म बन जाएगी, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट हम देखते हैं क्या बनती है। ये भी 0 बन गया आपके पास, ये भी 0 बन गया, और ये भी 0 बन गया, और लास्ट वाली टर्म जो 12 है, 14 है, तो जब उसमें -6 में ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, 8। जी। 8 ही बन, अच्छा जब ये 8 बन गया तो अब हमारे पास रिजल्ट जो बना वो कुछ इस तरह का बना। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने करना क्या है, इससे नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये जो 8 है इसको 1 बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 आ गया, जब अगर 0 आ जाए तो हम उससे अगली टर्म पे चले जाते हैं। अब हमारे पास कोई भी इस जगह पर ऐसी टर्म नहीं है कि हम लोग इसको चेंज कर सकें, तो इस 0 से अगली 8, तो 8 को तो 1 बनाने 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अच्छा, हम्म। अब होगा क्या, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। यहाँ से बल्कि एक अच्छा कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, अगर आप लोग देखो तो अब आप इसे कन्वर्ट करो इक्वेशन फॉर्म में। तो पहली इक्वेशन बनेगी x + y + 4z = 2, यही बन जाएगी। जी सर। दूसरी इक्वेशन बनेगी y + 4z = 2। तीसरी इक्वेशन देखो क्या बनती है, x भी नहीं है, y भी नहीं है, z भी नहीं है, इक्वल टू 1। ऐसे ही बनेगा ना, यानी एक जी। तरफ 0 बन रहा है, दूसरी तरफ क्या बन रहा है, 1। यस। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही गलत है। अगर ये रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। हाँ जी। सर हाँ, मैंने जो ये किया ना ये वाला क्वेश्चन वो थोड़ा हम्म, डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया। उसमें ये हुआ था कि सारी रोज जो जो लास्ट दो रोज थी वो आ गई थी ज़ीरो, सारे एलिमेंट ज़ीरो आ गए थे। जो ये भी 0 आया था। हाँ जी, ये भी ज़ीरो आया था। और जो तो ये पहली हमने, रो, अच्छा अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हमारी कैलकुलेशन गलत है या आपकी कैलकुलेशन गलत है, सर मैंने अपना दोनों। आंसर पुट करके देखा था इक्वेशन में, बिल्कुल ठीक आया था। अच्छा, फिर इसका मतलब है कि हम लोगों ने कहीं गलती कर दी है। ये 1 जो सा है इसकी जगह अगर 0 आ जाता है तो फिर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। फिर मैंने दूसरी मतलब वो जो पहली वाली रो थी उसमें 1 4 2 को भी ज़ीरो बना दिया था, तो एक्स की वैल्यू जो थी वो वो ज़ीरो आ ठीक है, गई थी। होता क्या है कि आप लोग जब अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना, तो वो जो मर्जी करें, एंड रिजल्ट सबका सेम आता है। तो मुमकिन है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि सारा प्रॉपर लिख नहीं रहे थे तो कोई ना कोई जी, गलती कर गए हों। तब मैंने तो इक्वेशन में पुट किया था, मेरे आंसर्स ठीक नहीं थे। ठीक है ना, अगर आपका आंसर मतलब कैलकुलेशन ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि हमारी अगर कैलकुलेशन ठीक है तो इसके मुताबिक तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर भी 0 है। अज्यूम क्या कर लें, यहाँ पे भी 0 है। अगर यहाँ पे भी 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि ये x + y + z = 2 आ जाएगा, यहाँ पे y + z = 2 आ जाएगा।
x जो आप इसमें y जो इसे सपोज कर लें या z सपोज कर लें t के बराबर, z t को पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y और z दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। तो इस सूरत में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जी सर, एक और मैंने जो पता क्या किया था, ये जो ऊपर वाली रो है ना 142 को भी 0 बना दिया था, फिर x की वैल्यू 0 आ गई थी और नहीं तो फिर फिर आपने उसको इंटरचेंज किया था। नहीं, मैंने ये देखे ना ये रो नंबर जो 2 है उसको मल्टीप्लाई किया -1 अच्छा से अच्छा और अच्छा, उसमें ऐड कर आपने दिया। जॉर्डन मेथड यूज किया तो इसको भी वन ठीक है, वो भी सही है। फिर उस तरीके से मेरे पास x की वैल्यू 0 आ गई और z को मैंने t कंसिडर किया, उससे मेरी y की वैल्यू भी आ गई और फिर मैंने वो इक्वेशन में जब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई थी आपने फिर गॉस मैंने जॉर्डन मेथड यूज किया ना, वो भी ठीक है कि आपने इससे पूरे कॉलम में 0 बना दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो तीनों रो 0 0 हो जाएंगी, फिर एक रो बचेगी बस। नहीं नहीं, वो एक रो नहीं बचती, इसमें ये वाला 1 बच जाता है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 1 रहेगा, और हम्म। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। कुछ इस तरह का वो कह रही हैं, हम्म। ठीक है। तो वो बहरहाल जो सा है वो कैलकुलेशन चेक चुक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी सर। ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर कैलकुलेशन मतलब पता नहीं यहाँ पे मुमकिन है कि कोई गलत हो गई हो, लेकिन प्रोसीजर यही होगा। और याद रखना जो मर्जी ओके प्रोसीजर सर, यूज करें थैंक एंड यू। रिजल्ट सेम निकलेंगे। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी, सबको बाकी चीजें क्लियर है? जी यस सर। ओके, चलें अब हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि उनको सम कैसे किया जाता है, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। एक चीज हमारी रह गई थी कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे होंगे। तो हम लोगों ने ये चेक कर लिया था कि आपके पास जो भी दो वेक्टर्स हैं जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक पॉसिबिलिटी आएगी कि रिजल्टेंट स्केलर आ जाए, एक पॉसिबिलिटी आएगी कि रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर आए तो हम उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या दूसरे लफ्जों में उसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, यानी वो स्केलर से स्केलर प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ये लिख लें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए और मल्टीप्लाई होने के बाद उनका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाए, एक वेक्टर आ जाए, तो हम बोलते हैं उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो याद रखना, अगर तो आप लोगों का प्रोडक्ट आ रहा हो स्केलर नंबर तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि डॉट यूज करते हैं, और अगर वेक्टर आ रहा हो या वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हो तो उसके लिए हम नोटेशन ये यूज करेंगे। तो दो तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कौन कौन से? क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर नंबर आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा। तो अब हम इसे बारी बारी पढ़ते हैं और आज का लेक्चर हमारा बस यही होगा। अच्छा जी, पहला है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, हाउ लॉन्ग इट इज एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वेक्टर्स के लिए दो चीजें होती हैं कि उसकी डायरेक्शन और इसके साथ साथ इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो ये रिवाइज हो रहा है कि वेक्टर से क्या मुराद है। ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो वेक्टर्स के बारे में ये मतलब है कि हम लोगों ने अब करना क्या है कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उन लोगों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दे कैन मल्टीप्लाई यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये वेक्टर जो उनसे हैं, यानी एक ये वेक्टर और एक वेक्टर ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं मल्टीप्लाई करने की, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए वो नोटेशन यूज कर रहा है ए डॉट बी। नोटेशन क्या यूज कर रहा है? ए डॉट बी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज रिटन एज
ए डॉट बी, याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी, तो ये हमारे पास ए डॉट बी से रिप्रेजेंट हो जाता है। अच्छा, अब याद रखना कि ए और बी जो वेक्टर है इसके दरमियान कितना एंगल है वो हमें देखना होता है, ठीक है। और उस एंगल के पॉइंट ऑफ से हमने अपनी कैलकुलेशंस करनी होती है। फार्मूला क्या होता है ए डॉट बी का? मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। फिर सुन लें, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर magnitude of the second vector multiplied by cos of the angle between two vectors। यानी आपके पास a और b जो वेक्टर हैं इनके दरमियान में जितना एंगल है उसका कॉस लेना है और दोनों की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है। सही है जी, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है भाई? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सर जी जी बच्चों, मेरी आपकी आवाज आ रही है? ओके जी सर, आवाज आ रही है आपकी। अगर आपके पास एक वेक्टर है 1 2, अभी हम 2 डायमेंशन में जाते हैं, और एक वेक्टर है आपके पास b, ठीक है। और इस वेक्टर को अगर हम लोग लिख लें 4 और 6, तो एंगल जो सा है हमारे पास इन दो वेक्टर्स के दरमियान क्या है? एंगल है a और b के दरमियान एंगल हमारे पास 45 लिख लेते हैं, ठीक है। एंगल क्या है ए जी और बी सर। के? 45। अब हमें ये कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, लेकिन इससे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ए की मैग्नीट्यूड जो सी है वो कितनी है। ए की मैग्नीट्यूड आपके पास है 4 और 1 कितना होता है? 5। यस सर। और 36 और 16 कितना होता है? ये 3 है ना? ये हमने 3 कहा था ना? 52। नहीं, ये 3 कहा था ना? हाँ जी। 9 और 16 कितना होता है? 25। 25। ओके, तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनकी मैग्नीट्यूड्स हैं, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमारे पास गिवन है। तो अब आपके पास फार्मूला कौन सा है? फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है। हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन देखनी है। तो ए डॉट बी निकालने जा रहे हैं, ए डॉट बी, ठीक है। मेरे पास वो बोर्ड मार्कर नहीं है तो इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, नीचे निशान लगा रहा हूँ ताकि पता चल जाए वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है हमारे पास? 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 5। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है हमारे पास? वो 5 है, डॉट 5 या क्रॉस में, अच्छा, डॉट कॉस ऑफ द एंगल, कॉस ऑफ 45 डिग्री। अभी आप लोगों के पास कैलकुलेटर है? यस सर। ओके, तो इस कैलकुलेटर को जरा देखो कि आपके पास क्या आ रहा है। कॉस 45 चेक करें क्या आता है? 0.707 आएगा। कॉस 45 चेक करें। एक मिनट सर। 0.707 आ रहा है सर। जी, 0.707 मल्टीप्लाइड बाई 5, थ्री पॉइंट 3.535 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, 88.388। नहीं, इतना बड़ा कैसे आ गया? 7.90।
7.90 शायद आ रहा है। यस फिर देख लो दोबारा से, सबसे पहले आप 7 पॉइंट क्या आ रहा है बच्चे, लिखा है 7.90। दोबारा से जिनका कैलकुलेशन पे गलती आ रही है वो देखें, सबसे पहले आप निकाल लो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लिया। यस सर 7.90 आ रहा है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये ले लिया, यस सर, मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 12 के करीब ही आंसर आएगा। क्या आ रहा है? 11.180। 11.180 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 45, ये आएगा पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई 0.707। यस सर, तो आंसर क्या आ गया? 7.9। यस सर। जी सर। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। कोई कंफ्यूजन? नो सर। जी क्लियर है? तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे मैं एक कलर चेंज करके एक चीज लिख रहा हूँ, आप लोगों ने नोट करनी है। सर एक चीज पूछनी है ठीक है, सर, ये √5 कहाँ से आया है? एक्सक्यूज मी सर। वो मैं बाद में बताता हूँ, इसको छोड़ दें अभी। हाँ जी सर ये मैग्नीट्यूड आपने जैसे निकाला है, काइंडली ये जरा प्लीज एक बार बता दें। हाँ, ये मैं बाद में बताता हूँ, ठहरे अभी। अच्छा, अब आप लोगों के पास यहाँ पे मैं ना वो निशान लगा रहा हूँ, ये देखें, एक ये चीज, ये तो ये पिक कीजिएगा, जो मैं अभी यहाँ पे एक ये निशान लगा रहा हूँ। एक ये, ठीक है, दूसरा ये आपके पास है, और तीसरा आपके पास ये है एंगल। ये चीजें जब आपके पास गिवन हो तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, ये वाला। ठीक हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। आपको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड गिवन होंगी ए और बी वेक्टर की, और साथ एंगल गिवन होगा, तो आपने ये फार्मूला यूज कर देना है। ठीक हो गया जनाब? ठीक है सर। अच्छा, अब अगर आप लोगों के पास ये चीज इस तरह से है, एंगल आपको नहीं गिवन, बल्कि आप लोगों से ये सिर्फ इस तरह से कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। आप लोगों को वेक्टर्स किस फॉर्म में गिवन है? इन दी फॉर्म ऑफ। अगर कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर्स गिवन हैं तो फिर ये फार्मूला यूज करना है, ये वाला। ax मल्टीप्लाई बाय bx प्लस, ठीक हो गया। तो इस सूरत में आपके पास a डॉट बी क्या आ जाएगा? a डॉट बी। सर पहला आएगा 4। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा। यस सर। 1 इंटू 4 4 2 into 3 6। सर 10 आंसर आएगा। लेकिन दोनों सूरतों में आंसर तो सेम आना चाहिए। यस सर, ये तो 10 आ रहा है। प्लस 6 10 आ गया। 10। तो पहला जो चेक करो, वो आप लोगों ने सही निकाला था। सर पहले वाला सही निकाला था। एक मिनट, मैं कैलकुलेट मोबाइल के ऊपर देखता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं यही पूछा ना आपके पास? पहला नंबर क्या था? 1 और 2, यही था जी। मेरी आवाज आ रही है भैया आप लोगों को? यस सर आ रही है। इधर आ रही है। 1 और 2, इसका फार्मूला मैग्नीट्यूड का ये होता है। यस सर। एक तो आज पता नहीं क्यों नहीं सही लिखा जा रहा। वन एंड 2 की आप लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ये 2 ये यार ये समझ लेना, इसका फार्मूला होता है आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर
फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, ये आंसर होता है। ठीक है, तो वो ठीक है। 2 का स्क्वायर, वो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 4। अंडर रूट सर 5 5 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, अंडर रूट 5 तो यही हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, और दूसरा 3 एंड 4 था। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो वो भी 5 ही आ सर रहा था। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर था। 9 का अंडर रूट 3 होता है। नहीं, आपके पास 3 का स्क्वायर 9 था ना, और 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया ना। यस सर। सर जी वो मैं तो वो हमारे, अंडर रूट की बात करूँ, 9 के अंडर रूट की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वो 9 का अंडर रूट अगर सेपरेटली लें तो वो यही आता है जो आप कह रहे हो। अच्छा सर जी, मुझे लगता है पिछली बार हमने माइनस कर दिया था दूसरा। माइनस कर दिया था। हाँ, जो दूसरा सर अंडर रूट में आया था वो 18 में से हमने माइनस कर दिया था उसे। चलो कोई नहीं, ये आपका जो सा रिजल्ट दोनों सेम ही आते होते हैं। कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम थी। बात का इतना ये एरर्स भी आती हैं, लेकिन इतनी बड़ी एरर आ नहीं सकती। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे उसने मुझे मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि अभी इनको भी चेक कर लेते हैं दोबारा से, कि आपके पास एलिमेंट हैं एक 10, 13 और देन आपके पास है cos ऑफ 59.5 डिग्री। तो इसका रिजल्ट उसने निकाला हुआ है अराउंड अबाउट 66। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, अभी दूसरा जो सा उसने कैलकुलेशन किया उसके मुताबिक भी 66 ही आया है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन से देख लो, रिजल्ट दोनों के सेम आते हैं। अब पहला एलिमेंट आप देखो कि यहाँ पे क्या है आपके पास, ये इसको जो पहला वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड इसने क्या ली हुई है, बी की 13 और ए की 10, और एंगल बिटवीन दीज टू 59.5 डिग्री। तो ये लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 59.5 डिग्री। तो 10 जो है वो एज इट इज आ गया मैग्नीट्यूड, 13 मैग्नीट्यूड ये भी आ गई, कॉस ऑफ ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 66 आंसर आ गया। सही है। यस सर। अच्छा, अब इसमें जो इसके पॉइंट्स बन रहे हैं या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, तो पहला बन रहा है 5 एंड 12, दूसरा बन रहा है 6 एंड 8, -6 क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, -6 एंड 8। तो -6 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो रिजल्ट आ रही है आपके पास 66। ठीक हो गया जनाब। यस सर। तो ये हमारे पास जी सर जो दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उसमें हमें एंगल की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, दूसरे वाले में एंगल की जरूरत नहीं, लेकिन होता ये है ना कि आपको क्वेश्चन गिवन कैसे है, क्या आपको कंपोनेंट गिवन है या आपको इसके एंगल और मैग्नीट्यूड गिवन है। तो जो गिवन होगा हमने उसके मुताबिक फार्मूला चूज करना है। ठीक है सर, ठीक। अच्छा सर एक और बात बताएं। जी जी प्लीज। सर अगर हमें क्या कहते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट भी गिवन हो और हमें एंगल्स भी सॉरी और हमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी गिवन हो और वो हमसे फिर एंगल मांगे, फिर हम इसको किस तरह से वो निकाल सकते हैं ना। मैनिपुलेट करेंगे? अब ये देखो, अगर आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट गिवन है और आप लोगों को ये चेक कीजिएगा कि अगर आप लोगों के पास इस तरह से है कि आप लोगों को गिवन क्या क्या है, आप लोगों को गिवन है, अभी ये देख लेते हैं। आपको गिवन है ए मैग्नीट्यूड गिवन है जो विच इज इक्वल टू 10। ए मैग्नीट्यूड क्या है 10, ये गिवन है। ठीक है, ये 10 गिवन है। इसके बाद आप लोगों को दूसरी चीज गिवन है बी मैग्नीट्यूड, तो बी मैग्नीट्यूड गिवन है आप लोगों को 13, तो बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 13। ये माइक को यार कंट्रोल करो। सर अगर ए का कंपोनेंट गिवन हो और बी का मैग्नीट्यूड गिवन हो फिर तो फिर उसका बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड से कंपोनेंट नहीं पता चल सकता, लेकिन कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड पता चल सकती है, तो फिर कंपोनेंट से उसकी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ओह यस, ठीक है। तो ये 13 आ गई आपके पास।
तो ए मैग्नीट्यूड भी है, बी मैग्नीट्यूड है, और साथ उसने आपको ये दे दिया है ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये गिवन है आप लोगों को 66, ठीक है। और आपसे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने मालूम क्या करना है, आपने थीटा फाई, एंगल। आपने एंगल देखना है, एंगल क्या होगा इसका। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, इस फार्मूले में। अब देखो ए डॉट बी क्या है, 66 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या निकल रही है हमारे पास, 10, 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है हमारे पास, 13, 13, और कॉस ऑफ एंगल हमें मालूम करना है, तो कॉस ओके ऑफ थीटा। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि 13 और 10 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो 66 डिवाइडेड बाई 130, 130, तो ये चेक करो क्या आंसर आता है, 0.576 0.57, 6, अब इसका इनवर्स ऑफ कॉस 0.51 बन रहा है। जी। अब जो आप लोगों के पास रिजल्ट आया है, इसका कॉस इनवर्स ले लें, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हो गया। ठीक है। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, इसका कॉस इनवर्स ले लें, शिफ्ट के साथ उसी बटन को प्रेस करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा। सर ये आ गया 59.36 है, तो 59.4 राउंड ऑफ करके मतलब ये हुआ 60 बनता है। क्वेश्चन आप लोगों को गिवन कैसे हैं, तो जिस तरह से गिवन है उस तरीके से आप लोगों ने काम कर लेना है। सर ये भी बता दें मुझे, नहीं सर ये तो डिफरेंट आ रहा है हमारा। वो 19-20 का फर्क आ सकता है ना, क्योंकि एरर्स नहीं सर, ये तो 6 का फर्क आ रहा है। नहीं, वो कैसे आ सकता है सर अब ये cos इनवर्स ऑफ 0.51 मैंने निकाला है, एंड दैट इज 59.3। 59.3 तो ठीक है ना। सर यहाँ पे तो 60, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है 59.5 है ना, तो 0.2 का ही फर्क है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर मैंने पूछना था सर, मैंने आपकी मेल का रिप्लाई किया सर, वो पहुंच गई मेरी असाइनमेंट? मुझे क्या पता यार, मैंने चेक नहीं की। ठीक है सर। अगर आपने मेल कर दी है तो यकीनन पहुंचेंगी, उसने रास्ते में कहाँ रुकना है। ये कौन सा हमारा सर वो कोरियर ये है क्या कि कहीं चीज़ से वो गायब हो जाए या कोई चीज। अच्छा ठीक, सर मैंने कहा फिर भी आपको रिमेम्बर करा दूं, अक्सर रात बंदा भूल जाता है। रिमेंबर। आप जो मुझे रिमाइंड करवाओगे तो यकीनन मुझे आपकी बात तो आ जाएगी, लेकिन जी चलें, बहरहाल यहाँ पे दोबारा हम काम करते हैं। इसमें कोई और क्वेश्चन जनाब पूछना है आप लोगों ने? सर अगर ए नहीं का सर ठीक है, अच्छा हमारे पास ए के कंपोनेंट्स हो और बी का मैग्नीट्यूड हो तो फिर कैसे काम करेंगे? जब और ए का कंपोनेंट और बी की मैग्नीट्यूड हो तो हम लोग ए की भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, वो अच्छा उस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अंडर और ठीक मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके फिर हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है। जी और कुछ? अच्छा, अब एक सिलसिला ये है कि अगर आप लोगों को दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, और आपसे ये कह रहे हैं कि फाइंड करें कि इनके दरमियान एंगल कितना है, तो आप लोग कर सकते हो ना। दो वेक्टर्स गिवन है और आपसे क्या कहा जा रहा है कि इनका एंगल फाइंड आउट करें, तो कितने लोग कर सकते हैं? सर हो जाएगा आराम से, हो जाएगा सर हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड और आप हमें डॉट प्रोडक्ट बता देंगे तो हो हाँ जाएगा। जी बिल्कुल। अभी क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट, और वेक्टर गिवन है, ठीक है। अब वो मैं वेक्टर मतलब लिख नहीं रहा, सिर्फ आप अज्यूम करें कि वो गिवन है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो आप मुझे बता सकते हो कि जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? सर अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसके दरमियान का एंगल तो 90 बनेगा। यकीनन उनके दरमियान का एंगल 90 बनेगा, और एंगल 90 की सूरत में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, 0 क्योंकि होता है, cos ठीक है। 90 0 होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो डेट मीन वो एंगल्स क्या हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों से प्रूफ ये अगर कहा जाए ना, प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर,
तो आपने सिर्फ और सिर्फ उनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, जैसे ये कर रहे हैं, या उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इस तरह से। अगर कंपोनेंट गिवन है तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और वो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया सर। ये बात क्लियर, याद रहेगी? यस सर। अच्छा, और सर जब एक और तरह से भी 0 हो जाएगा ना, जब इसका क्या कहते हैं, जब ये एंगल्स ही मतलब मीट ही नहीं कर, लाइक पैरेलल है। नहीं, वो और बात है वेक्टर्स ना, अगर वो बात पैरेलल की है, बातें हैं। पैरेलल है तो इस सूरत में 0 नहीं होगा, ठीक है? वो मतलब क्रॉस सर लेकिन प्रोडक्ट वो 0, वेक्टर्स तो मीट ही नहीं हुए ना। वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है ना, साइन ऑफ 0 0 होता है ना। पैरेलल का मतलब है उनके दरमियान एंगल 0 है, तो उस सूरत में क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है। वो अच्छा, बाद में देखते हैं ना हम लोग। अच्छा, तो याद रखिएगा आपने कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है और आपसे ये कहा जाता है प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, then you only find dot product and dot product must be equal to 0. If the dot product is equal to 0, then we said, क्या कहेंगे जनाब हम, कि our vectors are perpendicular. क्लियर है जी? यस सर। सबको कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अगर है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे चले। सबको क्लियर है भाई? अच्छा, अब क्वेश्चन है, मतलब जस्ट डिस्कशन है। कहते हैं to multiply two vector it makes sense to multiply their length together but only when they point in the same direction, so we make one point in the same direction as the other vector by multiplied by cos theta. ये क्या बात हुई, कोई एक्सप्लेन करेगा? ये जो अभी हम लोगों ने काम किया है उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, कहते हैं to multiply two vector it makes sense to multiply their length together but only when they point in the same direction, जब वो एक ही direction में हो। so we make one point in the same direction as the other multiplied by cos theta, यानी एक वेक्टर जो सा है वो एक दूसरे की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होके आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है, उस दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाता है। ठीक है? कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका है कि आपने कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ऑफ ए दैट लाइंग अलोंग साइड ऑफ बी, यानी कंपोनेंट ऑफ ए विच इज अलोंग साइड ऑफ बी। क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए दैट लाइज अलोंग बी। क्लियर है भाई? क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। क्वेश्चन लिख रहे हैं ना आप लोग? जी जी तो इसका एग्जांपल क्वेश्चन दिखाएं, मतलब समझ तो आ गई एक्चुअली। एग्जांपल क्वेश्चन दिखा दो। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। फार्मूला आप लोगों ने क्या कर लेना है, ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, यानी जिस वेक्टर का आपने कंपोनेंट फाइंड करना है, अलोंग करना है, तो दूसरे वेक्टर को मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि अगर फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो फाइंड द, फिर सुन ले, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो जिसका कंपोनेंट मालूम करना है उसी को कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अलोंग दूसरा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। बी का मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल, बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कॉस थीटा। तो ये फार्मूले याद रखने हैं। और ये इसकी एक एग्जांपल है कि शाइनिंग अ लाइट सी वेयर द शैडो लाइज, कि आपने यहाँ पे देखना है कि ये वाली जो क्या कहते हैं उसको लाइट का जो आपके पास ये वाली चीज देख रहे हैं, ये वाली, ठीक।
कि लाइट जो सी है वो दूसरे वेक्टर पे कितना शेडो बना रही है। तो उसके लिए फिर आप लोगों ने क्या किया कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलोंग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? कोई कंफ्यूजन? सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। ये देखो ना, शाइनिंग ए लाइट टू सी वेयर द शेडो लाइज। फिर आपने रोशनी को चमकते देखना है जहां पे उसका शेडो आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे जमीन के साथ उसका है, तो उसके कंपोनेंट ये दो वेक्टर अगर हम ले लें, एक शेडो वेक्टर ले लें और एक लाइट के लिए ले लें, तो उस का आपके पास जो कंपोनेंट होगा इस पहले वाले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग ले लेंगे। ठीक है, यानी एक बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, उस बंदे का शेडो यहाँ आ रहा है, बंदे का जो उनसे है आपने अगर शेडो के साथ देखना है तो कंपोनेंट ऑफ वो पर्सन मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, तो वो शेडो क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। ठीक है, कि अब वो इंसान जो है वो कितना मतलब उसका हाइट है या जो भी है उसको मल्टीप्लाइड करेंगे एंगल जो शेडो का बन रहा है या किसी भी चीज का। अच्छा, अगला ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंफ्यूजन है। ये वाला टॉपिक आप पढ़ लें एक नजर। सर काफी है आज के लिए सर। और ये टॉपिक तो पढ़ो, ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है, देखो तो सर ये हो गया, मतलब आपने बता दिया पेंडिकुलर अगर हो तो ठीक है। जी जीरो राइट एंगल जी राइट एंगल। अच्छा, सेम प्रोसीजर आप लोगों ने करना है जब तीन कंपोनेंट हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तीन कंपोनेंट हैं तो कोई फर्क नहीं है। जहां पे दो कंपोनेंट, यहाँ पे ये देखो ये दो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एक्स और वाई के, -12 मल्टीप्लाइड बाई 12 और 16 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये जस्ट दो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हुए। और अगर z कंपोनेंट भी आ जाता है तो प्लस वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सर फिर एंगल कौन सा आएगा? एंगल तो जो भी मतलब गिवन हो, एंगल तो नहीं सर जब तीन होंगे ना तो तीनों के डिफरेंट एंगल्स होने। नहीं, वेक्टर के कंपोनेंट तीन है, एंगल तो वो एक अच्छा ही होगा। वेक्टर दो ही है लेकिन डायमेंशन 3 है। हाँ जी, डायमेंशन 3 है। और याद रखना एक टाइम में आप दो वेक्टर्स के दरमियान नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, तीन वेक्टर को इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उनके तो आपने a डॉट b करना है, तो a डॉट b डॉट c जो है वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, क्यों नहीं पॉसिबल? सर क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान मतलब एंगल एक होगा, फिर अब बाकी दो ये बात नहीं है। a डॉट b डॉट c इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जब आप a डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान आते हैं, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान। तो अभी आप लोग गौर करो कि ये जो अभी आप लोगों ने कैलकुलेशंस की हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 122, यानी a डॉट b आपने निकाला तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 122 आ गया। ऐसा ही है। अब 122 जो आया ये एक स्केलर नंबर है, ये क्या है, एक स्केलर नंबर। तो सर ये अगर कैसे पता लगता है कि स्केलर नंबर है वेक्टर नंबर है? स्केलर नंबर वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सर ये क्या डिफरेंस है स्केलर नंबर या वेक्टर नंबर का? डॉट प्रोडक्ट याद रखना नहीं हो सकता। स्केलर प्रोडक्ट तो पॉसिबल है कि एनी स्केलर नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, लेकिन वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, तो इसलिए a डॉट b का एक नंबर आ गया स्केलर, और फिर डॉट c हो ही नहीं सकता क्योंकि ये स्केलर जो है वो c से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके सर, ठीक है, तो ये याद रखना है। सर जी सर ये क्या डिफरेंस है इस चीज का कि नंबर स्केलर है या नंबर वेक्टर है? अभी आप कह रहे हैं 122 स्केलर नंबर है, आपके पास 122 है, डायरेक्शन कहाँ है यहाँ पे इसकी, ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, कुछ पता चल रहा है? नहीं मुझे नहीं पता लग रहा। हाँ, तो वो किसी को भी नहीं पता चल सकता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, इसीलिए ये स्केलर है। ठीक है, अगर एंगल वगैरह होता है तो फिर हमें पता चल सकता था, लेकिन एंगल वगैरह कोई भी नहीं यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा जो एंगल्स होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, एंगल वेक्टर नहीं होते, एंगल वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को फाइंड मगर आउट। स्केलर आपको डायरेक्शन नहीं देता? स्केलर में डायरेक्शन होती नहीं है। ओके अच्छा जी, ये उसकी मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड आउट करके किया है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि दूसरा फार्मूला अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है और आपको
कंपोनेंट गिवन है, लेकिन फार्मूला वो ये कहता है ये वाला यूज करें, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा। तो वो हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड कि 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। इसी तरह बी की 9 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड आ गई। और फिर आपने मैग्नीट्यूड वगैरह को यूज किया तो एट द एंड आंसर आपके पास जो भी आता है ये 38.2 डिग्री। तो ये सारा था हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। इसमें अब ये क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर प्लीज देखिएगा। पहला क्वेश्चन, कहता है व्हाट ए हैज मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 4 एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ ए बी। जी क्या हो सकती है? कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, कैलकुलेट करके देखें। 6 कैसे पता? कैलकुलेट करें। cos ऑफ 60 क्या होता करके है? बताया। अच्छा करके बताया। cos ऑफ 60 क्या होता है? एक मिनट, cos of 60 सर 0.5 0.5 सही जैसे आंसर 1/2 होता है, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो वो 2 रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, तो 6C आंसर ठीक है। क्लियर है जनाब? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर दोबारा बताइए, सर मुझे समझ नहीं आई। देखो आपके पास ये भी वही क्वेश्चन है। अब देखो लिखा हुआ है वेक्टर मैग्नीट्यूड 3/2, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड 5 एंड एंगल जो है वो ए और बी। तो क्वेश्चन में फार्मूला आपके पास गिवन था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो उसमें फार्मूले में वैल्यू लगाओ, देखो क्या आंसर आता है। कॉपी पेंसिल पकड़ें और उसको कैलकुलेट करें। ए मैग्नीट्यूड बी -15 मैग्नीट्यूड को प्लस करके मल्टीप्लाई करना। यार मल्टीप्लाई करते थे ना, मैग्नीट्यूड -15 सर। मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। फार्मूला क्या था? ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यस सर। इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 12 हो गया सर। 12। 12 तो इसमें आंसर ही नहीं है। -15 बनता है। सर -15 है। -15 है। सर सर इसका आंसर दूसरा मैं पिछले वाला पूछ रहा हूँ सर। जी मैं पहले वाला पूछ रहा सर, ये तो दूसरा आ गया। तो पहले वाले का भी आंसर 6 था शायद। यस सर। अब cos 125 कितना? cos 125 का क्या आंसर आता है? 135 है ये। 135 है सर। जी cos 135 का आंसर क्या आता है? -0.70 सर -0.70 71 -7.7057। उसको मल्टीप्लाई करें 5 से और फिर मल्टीप्लाई करें 302 से। सर -15 15 आंसर आ रहा है। -15 आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। यस सर। ओके जी, ये आप बताएं। तो ये क्वेश्चन ही नहीं गया। 0 अच्छा ये एक सेकंड सर, ये तो परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है। हाँ ये नहीं, 90 यहाँ एक मिनट यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये है कि हमने कंपोनेंट की मदद से सॉल्व करना है। एंगल तो हमें पता ही नहीं है क्या है। तो कंपोनेंट ए के कंपोनेंट क्या है? ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए कोई बता सकता है? 1 2 3 4 5 6 सर 6 1 2 -2 और -2 1 और 2 6 3 4 5 6 7 -2 एंड 7। ए के कंपोनेंट है -2 एंड 7 और बी के कंपोनेंट 1 2 3 4 5 5 एंड 1 2 3 5 एंड 3। -2 into 5 10 इसमें तो एंगल ही नहीं है, फिर क्या करें? तो यार वो दूसरा फार्मूला लगाओ ना आप। अच्छा इनको से ठीक है मल्टीप्लाई वाला है। क्या आया थे? -2 और 7 -2 और 7 -2 इंटू और इसका आया था -5 और 3 इंटू 5 2 एंड 7। ये हमारे पास ए आ गया। सर ये ax इंटू bx इससे होगा ना? हाँ जी। बी क्या आ रहा है?
5 है यस सर 11 और 3। 7 into 3 11 है 11 हाँ मेरा भी 11 बन रहा है। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो वाकई सही बात है। तो इसका सर ये आंसर तो 11 आ रहा है। हाँ जी इसका आंसर चेक करें क्या है, एक मिनट का 11 कोई। है सर मेरा तो 11 आ रहा है। मेरा भी 11 ही आ रहा है। ओवरव्यू देखते हैं। 11 ये बिक गया है सर, ये वेबसाइट बिक गई है। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा पूरा जब आप करते हैं सर तो फिर 7 की जगह 6 है सर, जी 6 है, -2 and 7 नहीं 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 ही है यार। और सर फिर 1 बी आंसर बन रहा है। 4 5 तो शायद तो सही है। 1 2 3 और माइनस बी ये आंसर ठीक है। चलो बहरहाल आगे चेक करते हैं, ये लिखते जाओ बाद में देखते हैं। जी यहाँ पे क्या है? ये कर सकते हैं। -3 और माइनस कैलकुलेट करें ना। -3 और -2 सर जी जी जो आपका पिछले वाला क्वेश्चन था ना उसका आंसर 6 है, आपने ए की वैल्यू लिखी हुई है -2, ए की -2 नहीं आएगी, -3 आएगा। अच्छा चलो शायद जब हो कोई सकता आंसर नहीं था एमएल सर 6 जब तो ऑप्शन है ही -3 आएगा तो -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15 आ जाएगा ठीक है और ठीक है। दूसरी तरफ 21 है। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करें आप। 18 डी आंसर आया सर। बी ठीक हो गया जनाब, आगे चलें। यस सर एक सर सेकंड जी ठीक है सर सही आंसर आ गया। चलें नेक्स्ट। यहाँ एंगल गिवन है कि नहीं? एंगल फाइंड आउट सर करते एक सेकंड रुकिएगा। हैं। जी जी सर पिछले क्वेश्चन का आंसर 18 बन रहा है। पता नहीं, अभी दोबारा फिर देख लेना, ये अपलोड हुआ है तो वहां से चेक कर लीजिएगा। अभी इसको करें। क्योंकि मेरा अब इसको क्या करना है? इसका एंगल फाइंड आउट करना है ना, कंपोनेंट निकाल के उन हाँ। मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल के एंगल फाइंड करें। ओके सर वो जी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। द कंपोनेंट ऑफ ए क्या आ रहे हैं? -2 -2 और -5 -2 -5 और कंपोनेंट ऑफ बी 3 and -3 3 एंड -3। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा? -6 एंड +15 तो 9 आ गया। यस सर। ओके एंड डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? वो तो 9 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ रही है? सर √29 है। यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए चेक करो दोबारा। यही आ रहा है 2504 हाँ ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 into √2 ठीक है। अब फार्मूले में लगाएं, देखें क्या आंसर आता है। यस सर लगा रहे हैं 58 सर 66.8 डी आंसर। जी डी आंसर आ रहा है, चेक करो ये सही है। जी सर ये आंसर सही है। ओके चलें आगे चलें।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ये A, B, C and D. Which the following pair of vectors is perpendicular? तो यहाँ पे आपने बताना है कि A, B परपेंडिकुलर है या B, C परपेंडिकुलर है या A, C कौन से परपेंडिकुलर है कौन से नहीं है, यानी जस्ट फिर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए ना? हाँ जी, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए जी। ये 4 into 4 16. सर ये A और C, A और C नहीं है? जी नहीं हाँ सबके निकाल लें, जो भी 0 0 आता है वो होंगे जी सर A और C लग रहा है। नहीं A and C, A और C 4 12 और 3 12, हाँ जी ये 0 0 आ रहा है। हाँ जी A और C है। वो अच्छा, उस पर क्लिक करो आंसर आ जाता है। ये आंसर आ गया, ठीक है पता लग गया सर। हाँ जी पता कर दिया। इसलिए भी देख लें फिर आंसर जो आप लोगों ने किए हैं, दोबारा से 1 पे चलते हैं। ओके सर। सर ठीक है सर, वो ना मेरी इधर लाइट बार बार जा रही सर, नेट बंद हो जाता है सर। जी वाईफाई लगा है ना सर जी, वो ना नेट बार बार रीस्टार्ट करो, पता नहीं नेट मसला कर रहा है। ओहो, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यस सर जी, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। सर ये वेबसाइट के लिंक सेंड किए क्या, बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। यस सर, हम लिंक सेंड कर रहे हैं। ये जनाब आप लोग अगर गौर करो ना तो ये आपके पास मौजूद है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोगों ने क्या बताया था? 6, ये C 6 C, तो ये आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या बताया था? सर ये A था। A था, हाँ जी -15 चलो ये भी गुड हो गया। नेक्स्ट, इसका क्या बताया था? B भूल गए, 24 था शायद। सर 24 8 नहीं था ये इसका 8 ओके याद नहीं अब। अच्छा, और नेक्स्ट इसका ये क्या था भूल सर? गए। ये 6 मेरे ख्याल से C था। 6 था सर, इसका 6 था। हाँ जी ये भी गलत हो गया। A -6 ओ नहीं सर, बाकी -6 ही है, मैंने -6 लिखना भूल गया। भूल गए आंसर, इसका 104 था, C था इसका। हाँ जी इसका तो C है, ये तो याद है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये कौन इसका सा सवाल 6.8 D था। सर? ये D आंसर है इसका। अच्छा वाह जी वाह, और सारी कैलकुलेशन भी कंप्लीट पड़ी हुई है, गुड हो गया इसका। तो इसका क्या आंसर था? ये कौन सा सवाल है? फिर ये हमने शायद अभी नहीं किया। ये सही, छठा हमने ये 3 एलिमेंट्स वाले हमने नहीं किया अभी तक। ये चले फिर करके देखते हैं। नहीं किया सर। चले अभी कर लेना। सर जी क्या करना है? सर मेरी ना सर अटेंडेंस लगा दी सर जी, मेरा बार बार नेट बंद हो रहा है, अभी दोबारा गया सर, मेरा फोन भी ऑफ होने लगा सर। अच्छा एक बात बताऊं, यस आप सर। लोगों का जो है ना यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कितनी देर यहाँ पे रहा है और कौन कितनी देर सर क्लास आप चला। देख लीजिए, बेशक आप देख लें मैं कितनी देर इधर रहा हूँ सर जी, मैं कब से इधर हूँ सर, देख लीजिएगा। लेकिन अब लास्ट में बहुत होता क्या है कि अगर आप 5 दफा भी डिस्कनेक्ट होके आते हैं ना तो वो सारे काउंट होते हैं, इसलिए परेशान ना हो। ठीक हो गया सर। सर अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट अब बंद हो गया ना सर, फिर अब पता नहीं चलेगा ही नहीं चलेगा। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी हो गया ये सवाल? नहीं सर, कर रहे हैं सर अभी तक शुरू भी नहीं किया, सॉरी। स्टार्ट। यूज द डॉट प्रोडक्ट टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ थीटा। आसान सा है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी सर आसान तो है, लेकिन बस अब एनर्जी खत्म हो गई है। चलें इधर से चेक करते हैं। अब आंसर किसको मैं क्लिक कर रहा हूँ? सर निकल रहा है आंसर, 1 मिनट। जी सर इसका है 37.1 D।
डी। वाह जी वाह लड़की, आप तो छा गई हो। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस वाई प्लस बी क्रॉस ये निकाला, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास आ गया। इसका क्या आ रहा है 162, एंड देन हमारे पास ए मैग्नीट्यूड आ गई 217 अंडर रूट, बी मैग्नीट्यूड आ गई 190, और देन फिर ए क्रॉस बी जो फार्मूले में वगैरह 37 पॉइंट ये आ गया। और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 8, ये तो उससे ज्यादा आसान नहीं है, या वैसा ही है? वैसा ही क्वेश्चन है। वही है, तो वही है। जी वही है। जी क्या आंसर आया? सर अभी निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं सर। सर इसका आंसर सी है। सी। वाह जी वाह, ये एक ही लड़की सारे आंसर निकाल रही है? नहीं सर, मैं शिफा हूँ। आप शिफा हो, ठीक है। आप तो पहले किसने निकाला था? सर आमीन। रामीन ने, ठीक हो गया। क्योंकि वो ना जब मैं ये कर रहा होता हूँ तो वो मिनिमाइज कर देता हूँ, पता नहीं चलता। जी नेक्स्ट करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। If A is a positive number, what is the size of the angle between vector A and B? जी तो पॉजिटिव नंबर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी पुट कर लें। नहीं नहीं, आप इसी तरह K को K ही रहने दें और फिर कैलकुलेट करें। ये K कॉमन निकल आएगा, जो हो जाएगा कुछ ना कुछ, अच्छा ट्राई करते हैं। और एट द एंड देखते हैं क्या होता है। -3k प्लस 4, तो कॉमन कैसे निकलेगा ये? जी k इंटू -3 प्लस 4। अच्छा पहले क्या आ रहा है आपके पास, √2k मैग्नीट्यूड आ गई, दूसरे की 5 आ गई है। एक्चुअली ये ना 1 एंगल है ना आपके पास, तो ये रिजल्ट शायद आ जाएंगे। ये आ जाएगा, हाँ जी ये आ जाएगा k ओवर, क्योंकि मैग्नीट्यूड से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। -3k प्लस 4k, तो k रह जाएगा ऊपर, तो k और k से कट गया, तो आपको शायद डी है शायद। देखो ना, पहले ये देखो, आप मुझे ये बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आया? 2√k, सॉरी k√2, जी सर यही आ रहा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया 5। 5। ठीक है, अब आपने a डॉट बी किया, तो a डॉट बी पे आया -3k प्लस 4k, तो सिंपल k रह गया। यस सर एग्जैक्टली। अब k डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई k√2, तो 1/5 √2 आ रहा है। k k से कैंसिल। सर कॉस इनवर्स लेना है, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा cos इनवर्स लिया तो ये d आया, फिर ये आ रहा है, इसका आंसर बन रहा है। सर डी आ रहा ओके है। जी ठीक हो गया। ठीक है जनाब। यस सर। अच्छा नेक्स्ट चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 10वां भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रिजल्ट में आप लोगों ने कितने किया? 2 तो गलत कर दिए थे हमने, 2 ही गलत हुए थे। ठीक है, ठीक है जी, तो आज का लेक्चर खत्म, और फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
और ये आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन ले लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलिए जनाब, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।